नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट लोक विकास और पर्यावरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कहते हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट में यूनिट नंबर 9 है। तो आज से हम लोग उसी क्रम में जो पिछली कक्षाओं में लगातार इससे संबंधित क्लास लेते आ रहे हैं, उसमें आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, भारत में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन या न्यूनीकरण की युक्तियाँ। ठीक है, तो आज हम लोग ये प्रमुख टॉपिक पढ़ेंगे, जैसा कि ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, और इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि पहला आप लोगों के पास सामने जो पॉइंट है, टॉपिक प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं प्रायः अनपेक्षित घटनाएं होती है और ये ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती है। ठीक है, ये थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिससे मानव जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए अभी आंधी आ गया, बाढ़ आ गई, ये सब प्राकृतिक आपदाएं है दोस्तों, जिससे आने से मनुष्य जाति को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, और ये सब जो होती है ये बिना चेतावनी की आती है। तो वही बात कह रहा है कि प्राकृतिक जोखिम या आपदाएं क्या होती है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के विवरण, मतलब कुछ देखते हैं इसमें से आपदाएं जो क्या क्या होती है। जैसे पहला नाम आ जाता है आपका भूकंप का। ठीक, तो चलिए हम लोग थोड़ा बहुत भूकंप के बारे में जानते हैं। वैसे तो सभी लोग परिचित ही होंगे भूकंप के नाम से, बचपन से ही हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। तो देख लीजिए, जैसा है कि भूकंप का तात्पर्य भूपटलीय सरफेस कंपन से है, जो मूलभूत शैलों में उत्पन्न स्थिरता का परिणाम होता है। यह अस्थिरता पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिकी गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होती है। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, चट्टान गिरने, जमीन के अवतलन इत्यादि से आने वाला भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक मोटा मोटा हो गया भूकंप की परिभाषा और भूकंप क्या होता है। चलिए इससे निवारण या बचने के उपाय क्या है। तो भूकंप के आपदा निवारण के उपाय, सर्वप्रथम भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुभेद्यता, मतलब कोट मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाना, और भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना करना, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स है जो भूकंप से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा न देना, अग्रिम चेतावनी द्वारा सघन क्षेत्रों को खाली कराया जा सकता है तथा यातायात, संचार एवं शक्ति प्रणालियों को बंद किया जा सकता है। भूकंप के कारण होने वाली क्षति के भौगोलिक विस्तार का रियल टाइम मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि सीधा बचाव एवं राहत कार्यवाही की जा सके। ठीक है, तो ये रहा भूकंप से संबंधित कुछ बातें। चलिए अब भूकंप जोखिम न्यूनीकरण की राष्ट्रीय योजना कि इसके लिए कौन कौन सा राष्ट्रीय योजना है या बनाई गई है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भूकंप जोखिम न्यूनीकरण की राष्ट्रीय योजनाएं, इसमें यह है कि इसका गठन 2005 ईस्वी में हुआ था। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर काम करती है और इसके निम्नलिखित कार्य है। तो आइए इसके क्या क्या कार्य है राष्ट्रीय योजना के, न्यूनीकरण की राष्ट्रीय योजना के, भूकंप की जो जोखिम है। तो भूकंप जोखिम की न्यूनीकरण की राष्ट्रीय योजना जो है, इसका क्या कार्य है, तो आइए हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि संरचना तथा गैर संरचनात्मक सुधार। दूसरा है विस्तृत परियोजना का निर्माण, जिससे भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित किया जा सके। और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में 4 प्रमुख बिंदु होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। जैसे प्रौद्योगिकी, अधोसंरचना सशक्तिकरण, क्षमता निर्माण क्षतिपूर्ति के लिए, और जन जागरण एवं शिक्षा के लिए। तो ये 4 बिंदु होते हैं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद सुनामी, जो दूसरी आपदा है प्राकृतिक आपदा, आप लोग इसका भी नाम सुने ही होंगे। आइए हम लोग परिभाषा के जरिए कुछ और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसको। कि सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, जो TSU हार्बर तथा नेमिक वेब से बना है। भूकंप व ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती है, जिन्हें सुनामी या भूकंपी समुद्री लहरें कहते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि अगर महासागर में जो लहरें उठती है, ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें जो होती है, उन्हें हम लोग सुनामी या भूकंपी लहरें कहते हैं या भूकंपी समुद्री लहरें कहते हैं। ठीक है, इसका प्रबंधन क्या है, तो आइए हम लोग समझते हैं। सुनामी का प्रबंधन, सुनामी को रोका नहीं जा सकता, परंतु इससे बचाव के लिए कुछ नियंत्रण उपाय किए जा सकते हैं। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सुनामी के लिए निम्नलिखित नियंत्रण उपाय किए जा रहे हैं। तो कौन कौन से वो उपाय हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला है, सुनामी से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए लैंड यूज जोनिंग का रास्ता अपनाया जा रहा है, जैसे जापान और हवाई द्वीप में ब्रेक वाटर का निर्माण। दूसरा है आपका, सागरीय दीवार का निर्माण कर सुनामी की ऊंची लहरों को आवासीय क्षेत्रों में आने से रोका जा सकता है। तो ये एक हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो सुनामी से बचने के उपाय हैं। अब हम लोग तीसरा जो प्राकृतिक आपदा है, ज्वालामुखी। ठीक है, तो ज्वालामुखी के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है, कैसे आता है और क्या। तो ये रहा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर स्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी सतह में एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निश्रित इन पदार्थों के जमा हो जाने से निर्मित शंक्वाकार स्थल को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। ठीक है, और ज्वालामुखी का संबंध प्लेट विवर्तनी से होता है। तो आइए हम लोग ऐसा करते हैं कि अब ज्वालामुखी के प्रकार के विस्फोट की आवृत्ति के आधार पर इसे निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसके मतलब भाग को पढ़ते हैं कि कितने भाग, जैसे कौन कौन से ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, तो आइए मुख्य रूप से देखिए, यहाँ पे 3 ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। और हम लोग को बस ये नाम याद रखना है कि कौन कौन सी ज्वालामुखी होती है। ठीक है, चलिए अब अगला जो नेक्स्ट प्राकृतिक आपदा है वो है चक्रवात। तो आइए चक्रवात के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि चक्रवात होता क्या है। चक्रवात एक ऐसा बंद पारी तंत्र है जिसका तरल पदार्थ पृथ्वी के समान एक ही दिशा में चक्कर लगाता है। इसमें आमतौर पर हवा सर्पिल आकार में घूमती है, अथवा चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र है जिनके चारों ओर तीव्र गति वाली हवाएं चलती हैं। चक्रवात के प्रकार, तो चक्रवात के प्रकार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मुख्यतः 2 है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो आप लोग बस चक्रवात के याद कर लीजिएगा प्रकार के कौन कौन से होते हैं और बस। ठीक है, अब आइए हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा वो है बाढ़। तो हम लोग बाढ़ को देखते हैं कि बाढ़ क्या होता है, जैसे अगर डिफाइन करना हो और इसकी क्या विशेषता है कि कैसे आती है और इसे कैसे बचा जा सकता है। तो नदी, झील, सागर तल के उत्थान के कारण भूमि के अस्थायी तौर पर जल से भर जाने अथवा भूमि पर जल के चारों तरफ फैल जाने को बाढ़ कहते हैं। इसकी उत्पत्ति अतिवृष्टि, हिमद्रवण, उच्च ज्वार, बांध टूटने आदि के कारणों से होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार बाढ़ जलाधिक्य की परिस्थिति है जिसमें नदियों की आयतन क्षमता से अधिक जल का प्रवाह प्राप्त होने का कारण तटबंधों टूटने से कृषि भूमि की रिहायशी क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है बाढ़ के अगर परिभाषित कर सकते हैं या कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इसको कैसे परिभाषित किया गया है कि बाढ़ जलाधिक्य की परिस्थिति है जिससे नदियों की आयतन क्षमता में अधिक जल का प्रवाह प्राप्त होने के कारण तटबंधों के टूटने से कृषि भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद सूखा को समझेंगे कि सूखा क्या होता है। ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा पड़ जाने से देखते हैं आप लोग क्या स्थिति होती है। जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी की स्थिति को हम लोग सूखा कहते हैं। किसको कहते हैं? अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी की स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसको सूखा कहते हैं। सूखे का प्रबंध आइए हम लोग देख सकते हैं। सूखे का प्रबंध 2 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, कैसे कैसे? तो पहला है सूखे के उत्तरदायी कारणों पर नियंत्रण, सूखे के लिए उत्तरदायी कारणों पर नियंत्रण। और दूसरा क्या है? तो दूसरा ये है कि सूखे से प्रभावित लोगों को सहायता देना और पुनर्वासित करना। ठीक है, तो ये रहा आपके प्रमुख 2 बिंदु सूखे से के प्रबंधन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अगला है आपका मेघ विस्फोट। तो आइए हम लोग देख सकते हैं मेघ विस्फोट क्या है। मौसम विभाग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यदि किसी स्थान पर लगातार 1 घंटे तक 10 सेमी की दर से वर्षा होती है तो इसे बादल फटने की संज्ञा दी जाती है। इसकी विशेषता यह है कि यह
वर्षा एक विशेष क्षेत्र में मौजूद बादल में उपस्थित पानी के अचानक गिरने से होती है। इस दौरान बादल की ऊंचाई ज़मीन से लगभग 12 से 13 किमी होती है और 1 घंटे के बाद मौसम पूरी तरह साफ हो जाता है और उस पूरे क्षेत्र को कुछ समय तक वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो ये मेघ विस्फोट होता है, जिसको हम लोग बादल फटना भी कहते हैं कि यहाँ बादल फट गया है। तो ये दोस्तों आपका मेघ विस्फोट होता है। अब इसके बाद मानव निर्मित आपदाएं हैं। तो मानव निर्मित आपदाएं पे आइए अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि वो आपदाएं जो मतलब मनुष्य के कारण होती है। ठीक है, जैसे आप लोग एक सुने होंगे बार बार ये घटना कि भोपाल गैस त्रासदी, जो मानव निर्मित दोस्तों है। जैसे कि ये 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी तथा बहुत सारे लोग शारीरिक अपंगता, अंधेपन के शिकार हो गए थे। तो ये मानव निर्मित आपदा में आएगा दोस्तों। और दूसरा है नाम आपका चेरनोबिल हादसा। और इसमें क्या होता कि इस हादसे में इतिहास का सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना माना जाता है। इसमें 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन में हुए इस परमाणु रिएक्टर विस्फोट में फैले विकिरण से करीब 31 लोगों की मौत तुरंत हो गई थी, जबकि इस हादसे में करीब आधा यूक्रेन प्रभावित हो रहा। तो ये रहा उसका कुछ दूसरा जो मानव निर्मित आपदा थी। और जो तीसरा थी कि फुकुशिमा दुर्घटना। ये क्या थी फुकुशिमा दुर्घटना? तो इसमें जापान में 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर में हुई दुर्घटना तथा इससे हुए विषैले रासायनिक पदार्थों के रिसाव के कारण इस क्षेत्र में करीब सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी और तथा करीब 32 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया था। यह जापान की एक बहुत बड़ी दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। तो ये जो दोस्तों गैस वाला चेरनोबिल और फुकुशिमा ये जो दुर्घटनाएं हैं, ये सब आपके मानव निर्मित घटनाएं हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर बाढ़, समुद्र और तमाम सूखा वगैरह देखा, वो प्राकृतिक आपदाएं हैं और दूसरी है मानव आपदाएं। अब दोनों आपदाएं देखिए प्राकृतिक है या मानव, तो ये लोगों को नुकसान पहुँचाती है। हाँ, चूँकि देखिए अगर प्राकृतिक आती है तो नुकसान तो करती है, लेकिन हाँ एक जहाँ तक होता है बच जाते हैं। लेकिन जो मानव निर्मित आपदाएं हैं इसमें ज़्यादातर मनुष्य के मरने की संभावना हमें लगती है जहाँ तक कि ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे गाँव गए रिसाव में ही देख लीजिए, बाढ़ आएगा तो आप दूर दराज भाग सकते हैं, लेकिन ऐसे में सूखा होगा तो आप लोग जैसे तैसे आदमी जिंद हो सकता है, चला सकता है अपना काम। लेकिन कुछ घटनाएं होती है मानव निर्मित जो बहुत खतरनाक होती है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आज की क्लास में जो 5 जो हम लोग का टॉपिक्स था 5 नंबर 6 नंबर दोस्तों, ये प्राकृतिक जोखिम आपदाएं, भारत में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन या न्यूनीकरण की युक्तियाँ, ये रहा कुछ प्रमुख बिंदु। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय।